हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि सेट नंबर 5 है। और आशा करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट को देख रखा होगा। साथ ही साथ ये सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए। चाहे आप बिहार एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी के लिए कर रहे हो, या फिर आने वाले पेपर एनटीपीसी के लिए कर रहे हो, सभी एग्जाम को देखते हुए हमने यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्टेड किया। कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर के होते हैं और कुछ एक्सपेक्टेड हमने अपने से इंक्लूड करता है। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे दिवस की बात करें तो जनरली सबसे पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं 22 मई। तो 22 मई जो कि हाल ही में गुजरा, जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अगर 22 अप्रैल की बात करें तो यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस है। तो क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। जैसे कि डब्ल्यू आप याद रखो। डब्ल्यू से क्या है, यानी कि वाटर, ठीक है, वाटर। और ई से हो गया आपका अर्थ, ठीक है, अर्थ। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें जरूरत है, वी मतलब हम, और हमें जरूरत होता है किसका? वाटर और अर्थ, पानी और जमीन दोनों चाहिए। तो सबसे पहले वाटर जो आता है डब्ल्यू आएगा, वो आपका 22 मार्च को आएगा, ठीक है, 22 मार्च को। 22 मार्च को वाटर यानी विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल बाद में आएगा आपका अप्रैल। 22 अप्रैल को आपका हो जाता है ये आपका विश्व पृथ्वी दिवस। तो यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 22 अप्रैल बिल्कुल सही है, ठीक है, गलत नहीं है, ये सही है। जैसे कि 22 मार्च विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल को हो जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों मिलान बिल्कुल सही किया गया, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो अगर हम देखें पर्यावरण को, जैसे कि भौतिकी पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण में डिवाइड करते हैं, लेकिन परिचालन पर्यावरण ये नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट गलत होगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ये नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी तीनों सही है। इसके बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि पर्यावरण को हम लोग डिवाइड करते हैं अजैविक, जैविक और सांस्कृतिक। और यहाँ पे देखिए, अजैविक के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। जैविक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। और सांस्कृतिक के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी पर्यावरण को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परिचालन पर्यावरण नहीं आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो बताइए कि पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों से, ये तीनों से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आता है तो प्लीज यार वीडियो को ज्यादा लाइक किया करें, फ्रेंड के साथ शेयर किया करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। सिर्फ वीडियो देख लेने से आप तो छोड़ करके वीडियो को चले जाते हैं, लाइक वगैरह कुछ नहीं करते, कमेंट नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मुझे समझ भी नहीं आता कि वीडियो में प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो थोड़ा सा आप लोग बताया करिए वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो, या फिर वीडियो अगर अच्छा है तो अच्छे थोड़ा बहुत लिख दिया करो यार, हमें भी अच्छा लगता है। तो देखिए, किस प्रकार का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो गरीबी कम करना यहाँ पे कोई पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है वो कब प्रभावी हुआ था? इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक चीज बताया था इसके रिगार्डिंग कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो वही चीज यहाँ पे पूछा गया कि ये प्रभावी कब हुआ। तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा अक्टूबर 2010। अगर डेट भी पूछा जाए तो ये डेट भी याद रखना है आपको, 18 अक्टूबर, ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो प्रकाश श्रीवास्तव, या याद रखना है प्रकाश श्रीवास्तव।
नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन बना है? 100% जैविक खेती करने वाला राज्य के रूप में इसको घोषित किया गया और वो पहला राज्य बना है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित? तो देखिए एजेंडा 21 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास से संबंधित एक कार्य योजना है जो कि विश्व के सभी देशों में पर्यावरण संबंधी कार्यों को करने के लिए एक समग्र ढांचा तैयार करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सतत विकास। ठीक है, सतत विकास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित कब हुआ था? तो जनरली हम जानते हैं कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था वो 1992 में, ठीक है 1992 में, और +5 का मतलब कि उस 5 साल बाद यानी 92 + 5 यानी 1997 ऑप्शन डी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पहले जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो सम्मेलन के नाम से इसको जानते हैं। इसके 5 वर्ष बाद पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजन किया गया 1997 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, और इसी में एजेंडा 21 को उठाया गया था। अगला है कि रियो +20 किससे संबंधित, मतलब किसके लिए संक्षिप्त नाम है? तो देखिए रियो 20 जो है वो आपका हो जाता है 92 के बाद, अगर हम बात करें तो 20 साल और जोड़ लो 2012 में। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो करेक्ट बनेगा वो है धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को ठीक करें। नेक्स्ट आता है कि रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? अभी जो आपने ये प्रश्न देखा कि रियो +20 जो 2012 में होता है तो उसी के बारे में पूछा है कि इसका थीम क्या था, शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था ऑप्शन ए क्लब ऑफ रोम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि 1972 में वैश्विक थिंक टैंक क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ यानी समृद्धि की सीमाएं में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि आर्थिक वृद्धि को अनिश्चित काल तक जारी रखना संभव नहीं है। इस रिपोर्ट में सर्वप्रथम आर्थिक विकास को धारणीय बनाए रखने की बात कही गई, किंतु इसके द्वारा धारणीय विकास लक्ष्य जो है वो प्रस्तावित नहीं किए गए थे। सतत विकास की संकल्पना के वास्तविक जो विकास हुआ 1987 में हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, जिसे ब्रट लाइन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, कि आने के बाद तब से इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे जो भी हमने बात किया कि समृद्धि की सीमाएं की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था कहाँ पर? 1972 के थिंक ऑफ क्लब ऑफ रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है कब तक? ऐसा बात कहा गया कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यूएनओ के द्वारा टोटल 17 दिए गए हैं लक्ष्य और ये 2030 तक बात कही गई है ऑप्शन बी। अगला है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए जैविक विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करना और निर्धनता को घटाना, ये सभी जरूरत है, तब जाकर के सतत विकास को हम लोग अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? देखिए गाइस अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाता है। ये सेम पीडीएफ यानी क्लास नोट्स का पीडीएफ भी मिलेगा और हम आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी देते हैं जहां पर आप क्वेश्चंस को प्रिंट आउट करा सकते हैं और आप आराम से बाद में देख करके वीडियो को टिक लगा करके आंसर आप कर सकते हो। तो वो दोनों पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी जो है वो 1968 में की गई थी, ऑप्शन ए 1968 में। ठीक है, चर्चा की गई थी और वर्ष 1972 में यूएनईपी का शुभारंभ होता है यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है। ये जो पुस्तक है वो पेपर में ऑलरेडी पूछा गया, एक तो आपका यूपीपीसीएस में भी पूछा गया और हमारे बिहार एसआई के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन थे? ऐसा ही पूछा गया था कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो देखिए साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो हैं वो रिचर्ड कार्लसन, रिचर्ड कार्लसन ऑप्शन सी होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक है ये
पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। पेस्टिसाइड का प्रयोग से क्या दुष्प्रभाव होता है उस पर ये आधारित है। और ये जो पुस्तक लिखा गया है रिचर्ड कार्सन, ये एक अमेरिकी पर्यावरणविद थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है उस पर नजर डालिए, क्या कह रहा है कि पोषकीय यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पोषकीय यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना, तब उसे हम कहेंगे सस्टेनेबल पर्यटन का मतलब वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था, 1986 में अधिनियमित किया गया था, जिसमें अंतिम बार संशोधन कब हुआ। तो देखिए 1986 का जो पर्यावरण अधिनियम है ये संशोधन किया गया था 1991 में, ये ध्यान रखेंगे 1991 में संशोधन किया गया था और ये प्रभावी हुआ 1992 से, तो ये ध्यान रखिए। यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, ठीक है ऑप्शन डी। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को और किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग छाता विधान कहते हैं, ठीक है छाता विधान के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। संशोधन हुआ था 1991 में, प्रभावी 1992 में हुआ छाता विधान, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधि निर्माण के लिए एक आधारभूत विधिक ढांचा प्रदान करता है, छाता विधान। अगला प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों को बृहत्तम अभिज्ञेय समुच्चय बायोम मुख्यतः किससे नियंत्रित होती है, किससे नियंत्रित है, तो ये जलवायु से नियंत्रित है, ठीक है जलवायु से नियंत्रित है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जलवायु से नियंत्रित है। और जलवायु के कारण ही तो आपको पता है कि जंतु एवं वनस्पतियां प्रभावित होती रहती हैं। अगला प्रश्न की सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो आ जाता है आपका सागरीय या फिर महासागर, ऑप्शन ए। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है तो एकदम विवय है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम है यानी लगभग नगण्य होता है, और वो कौन है, तो यहाँ पे हम कहेंगे गहरे सागर, ठीक है गहरे सागर, ऑप्शन ए। मतलब यहाँ पे एकदम नगण्य होता है ऐसा, गहरे सागर के पर्यावरणीय क्षेत्र में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन जो है न्यूनतम यानी लगभग नगण्य होता है। अगला प्रश्न ये है कि विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है, ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है, आपको पता ही होगा। विश्व की विशालतम बैरियर रीफ जो है वो पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, तो यहाँ पे हम कहेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट क्वींसलैंड प्रांत में स्थित है। यह विश्व का सबसे व्यापक और जो समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर के बना है। प्रवाल भित्तियां जो है विश्व की सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल माना जाता है और इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है। प्रवाल भित्ति को समुद्र का वर्षावन के नाम से जानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है, कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया ये तो है ही, रेनबो जो रीफ है ये फिजी में ये भी है, स्वराज द्वीप जिसे पहले हैवलॉक के नाम से जाना था, हैवलॉक द्वीप ये भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो ये भी है। लेकिन क्विसु द्वीप जो है ये एक तरह से प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है, तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, ठीक है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, सिंपल सा है, जिससे पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। दुनिया का 20% ऑक्सीजन खुद अमेज़न वन जो है वो रिलीज करता है, अमेज़न का वर्षावन, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कि हेकिस्टोथर्म पौधे होते हैं जो उगते हैं, हेकिस्टोथर्म नामक जो पौधे होते हैं वो उगते हैं बहुत कम तापमान पर, जहां पर बहुत कम तापमान होता है वहां पर, यानी ऑप्शन सी फिलहाल करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मुख्यतः आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं,
ये चीज याद रखें। और यहाँ पे एक प्रश्न और बता दूं कि जो अमेजन का वर्षा वन है इसे कार्बन सिंक भी कहा जाता है। ठीक है, कार्बन सिंक। तो गाइस कुल मिलाकर के बात करें तो हमारे पास आज 25 क्वेश्चंस थे हमेशा की तरह, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जैसा कि बता दूं कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये दोनों पीडीएफ आपको मिल जाता है। क्लास नोट्स वाला ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन सॉरी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास नोट्स के साथ साथ आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो सब कुछ वहां पे मिल ही जाता है, तब जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।